क्लास 10th का ये तीसरा चैप्टर है आपका रसायन शास्त्र का, धातु एवं अधातु, यानी कि मेटल एंड नॉन मेटल। बच्चों यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहता है आपका बिहार बोर्ड में, इसलिए इस चैप्टर को सबसे अच्छी तरह से आपको पढ़नी है, ठीक है। जैसे मैथ में आप लोग जो है ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ते हैं, उसी प्रकार केमिस्ट्री में आपको धातु एवं अधातु चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ना है। और ये चैप्टर थोड़ी सी बड़ी है, टाइम लगेगा आप लोगों को, लेकिन इसको अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेना है बच्चों, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं धातु के बारे में। यहाँ पर हम लोग मेनली जो है दो ही चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, मेटल एवं नॉन मेटल। लेकिन स्पेशली बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना है हम लोगों को, इनके गुण के बारे में पढ़ना है, किस प्रकार से ये रासायनिक अभिक्रिया करते हैं किसी के साथ। उसके बाद जो है मिश्र धातु क्या होता है, फिर उसके बाद बात करके किसी भी धातु को कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग अधातु के बारे में ही सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। तो आइए, सबसे पहला है आपका धातु। तो धातु किसको कहेंगे बच्चों, आप लोग सबसे पहले समझ लीजिए। कोई भी एक तत्व होता है, अगर उस तत्व के बाहर यानी कि सबसे लास्ट ऑर्बिट में अगर एक या फिर दो या फिर तीन इलेक्ट्रॉन रहे तो उसको हम बोलेंगे बच्चों धातु, ठीक है। बीच में क्या रहता है, तो बीच में रहता है आपका न्यूक्लियस, ये आपका हो गया तत्व। तो इस तत्व के बाहरी सबसे बाहर वाला कक्षा में, यानी कि जिसको बोलते हैं हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन। और अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर कितनी हो जाए, तीन हो जाए, एक या हो जाए या फिर दो हो जाए या फिर तीन हो जाए, इन तीनों में से कुछ भी होगा तो वो मेरा क्या कहलाएगा, आपका धातु कहलाएगा, यानी कि आपका मेटल कहलाएगा। एग्जाम्पल के रूप में आप लोग देखते होंगे, जैसे सोडियम। सोडियम को अगर लेंगे तो इसकी परमाणु संख्या होती है 11, ठीक है। अब 11 का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे बच्चों, तो आप लोग ने जो है इसमें पढ़े होंगे, 9th क्लास में पढ़े होंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो अगर उस तरह से निकाल करके देखेंगे तो आपका आएगा बच्चों 2, 8, 1। अब देखिए बाहरी कक्षा में कौन सा इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन आया, तो एक इलेक्ट्रॉन आया, तो ये क्या हो जाएगा, आपका धातु हो जाएगा। अगर आपको परमाणु संख्या मालूम है बच्चों, तो आप आसानी से उस तत्व का पता कर सकते हैं कि वो धातु है कि अधातु है। मान लीजिए एक दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, कैल्शियम। अब कैल्शियम का अगर आपको परमाणु संख्या मालूम है 20, तो यहाँ पर आप आसानी से उसका कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं, यानी कि विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, 2, 8, 8, 2, है ना। तो ये लास्ट ऑर्बिट में कितना आ रहा है, लास्ट कक्षा में कितना आ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसलिए ये भी आपका क्या हो जाएगा, धातु हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने कहा कि जिस भी धातु के लास्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लास्ट ऑर्बिट में अगर एक या फिर दो या फिर तीन इलेक्ट्रॉन्स रहे तो वो क्या कहलाता है, धातु कहलाता है। क्योंकि ये इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देता है बच्चों, डोनेट कर देता है, दूसरे को दान दे देता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में दिया हुआ एयू। एयू किसका संकेत है बच्चों, एयू बहुत ही इंपॉर्टेंट धातु है, ये आपका सोना, ठीक है। एयू जो है कौन सा आपका ये है, सोना। एच जी, ये भी एक धातु है। एच जी स्पेशल फॉर्मूला है बच्चों, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। हो सकता है कि सीधे आ जाएगा पारा का रसायन, पारा का जो है संकेत क्या होता है, तो आप लोग को याद रखना है एच जी। उसके बाद है आयरन, एफ ई। आयरन का क्या होता है बच्चों, एफ ई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामरिक धातुएं या सामरिक तत्व। अब देखिए यहाँ पर सामरिक धातुएं या सामरिक तत्व क्या होता है बच्चों। तो देखिए कोई भी देश या कोई भी राष्ट्र में अगर ऐसे तत्व पाए जाते हैं जिससे कि उसकी आर्थिक स्थिति सुधर जाती है बच्चों, और उसको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, किसके लिए, उसके रक्षा शास्त्र बनाने के लिए। यानी कि मान लीजिए किसी भी प्रकार के सामान बनाने हैं जो जो है देश की रक्षा के लिए काम आए, तो देश की रक्षा के लिए स्पेशली क्या बनाया जाता है बच्चों, जो है स्पेशली जो है बनाया जाएगा यूरेनियम, टाइटेनियम, ये सब आदि का प्रयोग करके क्या मिसाइल का उपयोग किया जाएगा, अलग अलग तरह का हथियार बनाया जाएगा। तो इस प्रकार से ये सब क्या कहलाते हैं, आपका सामरिक तत्व कहलाते हैं। वह तत्व जिसका उपयोग देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने तथा राज्य की विदेशियों से रक्षा करने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, सामरिक धातुएं कहा जाता है। जैसे टाइटेनियम, यूरेनियम, जर्कोनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, ये सारे कैसे बच्चों, सामरिक धातु हैं, यानी कि बहुमूल्य धातु हैं। इससे क्या होगा, आपका जो है रक्षा के लिए ये उपयोग होता है, रक्षा के लिए जो है आपका विभिन्न प्रकार के उपकरण बनाने के काम आता है, ठीक है। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं स्पेशली रूप से धातु के भौतिक गुण के बारे में। भौतिक गुण बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। यानी कि मान लीजिए आप यहाँ पर खड़ा है बच्चों, अब मैं यहाँ आपसे थोड़ी सी ही दूरी पर मैं भी खड़ा हूँ, मैं आपको देखा तो आपका बाहरी संरचना देख करके जो जो चीज़ हम आपके बारे में बता सकते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों भौतिक गुण, ठीक है। भौतिक गुण मतलब कि आप किसी चीज़ को देखते हैं और बाहर से ही अनुमान लगाते हैं
कि जो है इसका लंबाई जो है इतना फीट है, उसके बाद फिर ये घोड़ा लड़का है, ये सब के बारे में बाहर से देख कर के सारा चीज़ पता करते हैं, बोलते हैं, तो ये सब हो जाता है फिजिकल प्रॉपर्टी यानी कि भौतिक गुण। तो सबसे पहला भौतिक गुण है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सभी धातुओं के जो है बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, चाहे तो एक रहेगा, चाहे दो रहेगा, या फिर तीन रहेगा। तो ये इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देते हैं बच्चों, दूसरे को दे देते हैं, यानी कि त्याग कर देते हैं, यानी कि लॉस कर देते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो यहाँ पर किस प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग करके क्या कर देता है बच्चों, प्लस में बन जाता है, प्लस में बदल जाता है, यानी धनायन में। सभी धातुएं अपनी बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। यानी कि धनायन बनाने की जो विशेषता होती है बच्चों, किसमें होती है, वो धातु में होती है। जैसे मैंने आपको बताया था सोडियम का कितना होता है बच्चों, 11 होता है। तो ये अपना 11 में से क्या होगा बच्चों, हम लोग जान उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 8 1 हुआ था। तो इस एक को, लास्ट वाला जो था एक, ये दूसरे को दे देगा, इसलिए दे देता है बच्चों ताकि अष्टक का नियम पूरा हो सके। ठीक है, अब अष्टक का नियम क्या होता है, अष्टक मीन्स होता है बच्चों 8। सब क्या चाहता है बच्चों, हम लोग सब सारे जो भी तत्व होते हैं, धातु हो या अधातु हो, सब ये सोचता है कि हम अक्रिय गैस जो होता है, निष्क्रिय गैस, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडन, इन सब के जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने चाहता है। और उन सब का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे निष्क्रिय गैस का, तो लास्ट ऑर्बिट में 8 होता है। और आप लोग जानते होंगे निष्क्रिय गैस बहुत ही ज़्यादा अस्थायी होता है बच्चों, यानी दूसरे से रिएक्शन नहीं करता है। उसी प्रकार से सारे धातु और अधातु भी ये सोचते हैं कि अगर मेरा लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो हम आसान से बैठ करके रहेंगे, हमको इधर उधर हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि मतलब कि वो क्रियाशील नहीं रह पाएगा, स्थिर हो जाएगा। वो स्थिर सबको ही होने चाहता है बच्चों। आप अभी क्यों पढ़ाई कर रहे हैं, ताकि हमारे अपने पास क्या हो जाए, सारा चीज़ अच्छी तरह से लग्जरियस लाइफ आ जाए, कार आ जाए, पढ़ाई, रुपया आ जाए, हर चीज़ आ जाए, माँ बाप का जो है अपने पेरेंट्स का सेवा कर सके। तो ये सारा चीज़ जब आपके पास हो जाएगा तो आप इधर उधर नहीं देखेंगे बच्चों, जो रिसोर्स है उसी तरफ ध्यान देंगे, यानी कि लग्जरियस लाइफ हो जाएगा, आपका जीवन जो है आपका स्थिर हो जाएगा। लेकिन इससे पहले, इस लग्जरियस लाइफ तक पहुंचने से पहले आप सबका जीवन कैसा रहता है बच्चों, अस्थिर रहता है, अस्थिर रहता है। मतलब कि कभी यहाँ जाना पड़ा, कभी 10th के लिए कोई किसी हाई स्कूल में गए, कोई 12th के लिए +2 कहीं दूसरी जगह गए, फिर ग्रेजुएशन के लिए किसी ने इंजीनियर बैकग्राउंड को चुना, तो किसी ने दूसरा चीज़ चुन करके अलग अलग फील्ड। तो दौड़ धप होते रहता है बच्चों, यानी इसी को बोलेंगे हम लोग अस्थिर। तो इस प्रकार से सारे धातु और अधातु कैसा होना चाहता है, अष्टक नियम को पूरा करके निष्क्रिय गैसों जैसा बनना चाहता है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है सोडियम का कितना होता है बच्चों, बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, तो उसको त्याग करके, तो 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 त्यागेगा तो 1 प्लस होगा, 2 त्यागेगा तो 2 प्लस, 3 त्यागेगा तो 3 प्लस। जैसे मैग्नीशियम का है, बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों, 2, तो इसलिए मैग्नीशियम प्लस प्लस, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर त्याग रहा है, माइनस कर रहा है। एल्यूमिनियम का 13 होता है, तो 13 का 2 8 3, बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन, इसलिए इस 3 को त्याग देगा तो Al3+ हो जाएगा। और आप लोग ध्यान रखेंगे बच्चों, हमेशा जो है चार्ज को जो है आपका राइट साइड में, ऊपर साइड में दिया जाता है। ठीक है बच्चों, अब हमको 3+ लिखना है तो इस तरह से 3+ लिख देंगे। अगर मैग्नीशियम 2+ लिखना है तो मैग्नीशियम का राइट साइड में +2 यानी 2+ कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से होगा। आइए बात करते हैं अब अगले गुण के बारे में। तो अगला गुण है आपका तन्यता यानी कि डक्टिलिटी। ठीक है, तो इंग्लिश आप लोगों को याद रखनी नहीं है, क्योंकि सारा चीज़ आपका हिंदी में ही आना है, हिंदी में ही आप लोगों को एग्जाम देनी है। तो आप लोगों को स्पेशली रूप से याद रखना है बच्चों तन्यता। और तन्यता जो है ये क्वेश्चन आपका स्पेशली पूछा गया है, अब इसलिए आपको अच्छी तरह से इसको पढ़ना है कि तन्यता होता क्या है। देखिए बच्चों, जो है आप जब भी धातु को देखेंगे तो उसमें क्या होता है, धातु को जब आप पीटेंगे तो उससे क्या होता है बच्चों, लंबे तारों के रूप में उसको खींच सकते हैं आप। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है आपका बच्चों, तन्यता कब आया था, तो 2014 और 2021 2 साल पूछा गया बच्चों। ये 2014 का आप क्वेश्चन बैंक उठा के देखेंगे, तो 2021 का क्वेश्चन बैंक उठा के देखेंगे तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि तन्यता किसे कहते हैं, अगाधवर्धनता किसे कहते हैं, दोनों को मिला हुआ है। ठीक है, स्पेशली रूप से। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे सबसे पहले तन्यता का। तो जब धातु का वैसा गुण जिसके कारण उसे खींच करके क्या किया जाता है, लंबे तार के रूप में बदला जाता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। धातु का वह गुण जिसके कारण तार बनाया जाता है उसे कहते हैं तन्यता। सबसे अधिक तन्य धातु, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, VVI मार दीजिए जल्दी से, अपना नोट कॉपी में नोट कर दीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो तन्य धातु होता है, सबसे ज़्यादा तन्य धातु आपका सोना होता है, यानी कि AU। ठीक है, याद रहेगा, AU यानी औरम, सोना का होता है बच्चों,
गोल्ड का औरम। इसके लगभग 1 ग्राम से लगभग 2 किलोमीटर तार खींचा जा सकता है। देखिए बच्चों, कितनी डक्टिलिटी प्रॉपर्टी पाई जाती है किसमें, सोना में। सिर्फ 1 ग्राम अगर सोना है आपके पास तो उसको खींच करके आप 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। ये आपका इसी गुण को हम लोग बोलते हैं तन्यता। जबकि 100 ग्राम चांदी से 200 मीटर तार खींचा जा सकता है। यानी इससे पता चलता है कि सबसे ज़्यादा जो तन्य धातु है वो आपका सोना है, और दूसरा नंबर में आपका सिल्वर आता है, यानी कि चांदी आता है, यानी कि आपका अर्जेंटम एजी आता है। ठीक है, याद रहेगा आपको दोनों का सिंबल याद रहेगा। चांदी का अर्जेंटम होता है बच्चों एजी, और सोना का औरम होता है यानी कि एयू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आघात वर्धनता, तो ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था। स्पेशली यहाँ पर आपको ध्यान देना है बच्चों, एक आपका अपवाद में भी है और एक्सेप्शन में भी है, और अपवाद ही हमेशा पूछा जाता है बच्चों ज़्यादातर। तो अपवाद में कौन सा है आपका, पारा है, क्योंकि पारा जो है बच्चों लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। जब ये द्रव फॉर्म में पाया जाएगा, द्रव अवस्था में पाया जाएगा, तो इसको तो आप पीट करके तो लंबा नहीं बना सकते हैं, क्योंकि द्रव फॉर्म में जो रहेगा तो उसको कैसे मारेगा बच्चों, अगर उसको धातु से मारेगा तो क्या वो पीट करके यानी कि लंबा तार के रूप में बदल सकते हैं उसको, नहीं ना। तो इस प्रकार से जो पारा जो है ये क्या होता है, इसमें तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। इसके साथ साथ जो है शीशे में भी तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है, प्लम्बम जिसको बोलते हैं बच्चों, क्योंकि शीशा को आप जब पीटेगा तो वो चकनाचूर हो जाएगा बच्चों, क्योंकि वो ग्लास है। ठीक है, चलिए आघात वर्धनता, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है बच्चों। आघात वर्धनता 2014-21 दोनों में से। तो आघात वर्धनता धातु का वह गुण जिसमें क्या करते हैं बच्चों, किसी धातु को पीट कर चादर के रूप में बदला जा सकता है, तो इसको बोलते हैं आघात वर्धता। ठीक है, धातु का वह गुण जिसके कारण किसी भी धातु को पीट कर इस प्रकार से चादर के रूप में हम लोग बदल सकते हैं, उसको बोलते हैं आघात वर्धनता। अगर आप अपने दैनिक जीवन में आघात वर्धनता को देखने चाहते हैं, आघात वर्धनता को, तो आप किसी भी गैरेज में चल जाइए जहाँ पर जो है बच्चों स्पेशली रूप से घर के दरवाजे खिड़कियाँ आदि बनती है, तो वहाँ पर क्या किया जाता है बच्चों, चदरा को एकदम क्या किया जाता है बच्चों, मार करके पीट करके क्या किया जाता है, चौड़ा किया जाता है। ठीक है, तो धातु का वह गुण जिसके कारण इसे पीट कर चौड़ी बनाई जाती है या चादर जैसी आकृति बनाई जाती है, इसे कहते हैं आघात वर्धनता। सबसे अधिक आघात वर्धित धातु कौन सा है बच्चों, आपका सोना है। ठीक है, तन्य भी धातु कौन सा है, सोना है, और आघात वर्धता भी सबसे ज्यादा सोना ही है। अब अपवाद में क्या होगा, तो अपवाद में भी वही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी धातु से पीट करके बनाया जाएगा। तो हाइड्रोजन यानी कि पारा को नहीं पीटा जा सकता है, पीबी यानी कि प्लम्बम को नहीं पीटा जा सकता है। तो स्पेशली आपको इन सब का संकेत याद रखना है बच्चों, और एक्सेप्शन अपवाद को बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। तो संकेत आपका अभी स्पेशली रूप से 4 हो गया। एक हो गया सोना का एयू, अर्जेंटम हो गया आपका चांदी का, और पीबी हो गया बच्चों आपका शीशा का, एचजी हो गया आपका पारा का। ठीक है, इसे आघात वर्धता भी कहते हैं। ठीक है, अगला है आपका चौथा नंबर का गुण है आपका धातु का उष्मीय एवं विद्युत चालकता, यानी कि आपका हीट और जो है बच्चों इलेक्ट्रिसिटी इसका संचालन करता है। कौन करता है, तो धातु करता है। सभी धातुएं विद्युत तथा ऊष्मा का सुचालक होता है, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है बच्चों। आपको अगर ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था बच्चों एक बार कि जो है धातुएं धातुएं विद्युत तथा ऊष्मा का सुचालक क्यों होता है, तो आपको स्पेशली रूप से क्या कारण लेना है, क्योंकि धातुओं में जो है बच्चों मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो सभी धातुएं तथा सभी धातुएं विद्युत तथा ऊष्मा का सुचालक होता है। इस प्रकार से इसमें क्या होते हैं बच्चों, मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। सबसे अधिक विद्युत का सुचालक जो होता है बच्चों आपका सोना होता है। देखिए लगातार सोना आपका आ रहा है, तो सबसे ज़्यादा तन्य धातु सोना, सबसे ज़्यादा आघात वर्धनता धातु सोना, सबसे ज़्यादा सुचालक जो है बच्चों विद्युत का और ऊष्मा का वो क्या है, सोना है। जबकि लेड, ये आपका बच्चों यहाँ पर लेड लिखा हुआ है, जबकि लेड जो है सबसे कम सुचालक है। अपवाद में सीसा विद्युत तथा ऊष्मा का कुचालक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ऑब्जेक्टिव की व्यू से आपको वहाँ पर दे देगा इनमें से जो है कौन सा धातु जो है ऊष्मा का कुचालक होता है। वहाँ पर 4 धातुओं का नाम दे देगा, स्पेशली रूप से आपको सीसा मार के आ जाना है, यानी कि पीबी भी जो बच्चों, क्योंकि ये ग्लास होता है इसमें, तो ये इससे क्या होता है बच्चों, करंट फ्लो नहीं हो पाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। धातुई चमक यानी कि आपका मेटेलिक लस्टर। तो धातुई चमक क्या होती है बच्चों, जब भी आप किसी धातु को देखते हैं जैसे ही, तो उसमें आपको एक विशेष प्रकार से अलग ही प्रकार की चमक देखने को मिलेगी। जैसे ही आप सोना को देखने का प्रयास करेंगे बच्चों, तो सोना में भी क्या होगा, एक विशेष प्रकार से
चमक पाई जाएगी। जब आप सिल्वर को देखेंगे बच्चों, चांदी को, तो वो भी क्या होता है बच्चों, विशेष प्रकार का वहाँ पर सफ़ेद चमक होती है बच्चों, है ना, स्पेशली रूप से। लोहा को देखेंगे तो कुछ अलग प्रकार का, एल्यूमिनियम को देखेंगे तो अलग प्रकार का, जबकि कॉपर को देखेंगे बच्चों तो उसमें भी भूरे कलर का पूरा होगा। तो यहाँ पर क्या होगी बच्चों, विशेष प्रकार की ये चमक होती है, इसी को बोलते हैं हम लोग धातुई चमक। तो सभी धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है जिसे धातुई चमक कहा जाता है। एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के सतह सफ़ेद, सोना की सतह पीली, तांबा की सफ़ेद लाल दिखाई देती है। तो एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम का जो सतह होती है बच्चों, वो कैसी होती है, आपका सफ़ेद होती है, सोना की जो सतह होती है वो पीली होती है, और तांबा की सतह लाल दिखाई देती है। इसे धातुई चमक भी कहा जाता है। अब स्पेशली रूप से बहुत ही इम्पोर्टेंट सा यहाँ पर नोट में आ रहा है बच्चों, हीरा तथा ग्रेफाइट में धातुई जैसी चमक होती है, परंतु ये अधातु है। स्पेशली रूप से क्या है बच्चों, अधातु में जो है आपका धातुई चमक नहीं पाया जाता है, लेकिन अपवाद में हीरा जो है, हीरा और ग्रेफाइट क्या है बच्चों, तो हीरा और ग्रेफाइट जो है कार्बन का अपरूप है, यानी कि कार्बन से ही बना है, ठीक है। ये कोई नया अलग सा तत्व या अलग सा धातु नहीं है, ये कार्बन का क्या है, अपरूप है। अपरूप समझते हैं, मीन्स कार्बन का ही अलग अलग रूप है हीरा और ग्रेफाइट। तो इसमें कैसी चमक पाई जाती है, धातु की जैसी चमक पाई जाती है, लेकिन ये क्या है, नॉन मेटल है, यानी कि अधातु है, ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। धात्विक ध्वनि या ध्वनिक, यानी कि जिसको बोलते हैं सोनोरस मेटेलिक साउंड। तो आप किसी भी धातु को जब आप प्रहार करते हैं बच्चों, किसी भी लोहे के सामान से, किसी हथियार से, या ऐसे ही मारते हैं बच्चों, तो आवाज़ करती है बच्चों। अगर हल्के से हल्का प्रहार करेंगे तो बच्चों टन या झन की आवाज़ होती है ना, स्पेशली रूप से। तो धातु को जब भी किसी अन्य धातु, अन्य वस्तु से प्रहार किया जाता है तो बच्चों उसमें विशेष प्रकार की जो होती है आवाज़ उत्पन्न होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। इसे ही हम लोग कहते हैं धात्विक ध्वनि। सभी धातुओं को किसी अन्य धातु से, किसी अन्य वस्तु से प्रहार करने पर एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे धातुई ध्वनि भी कहा जाता है। आपने स्कूल गया होगा बच्चों बचपन में, जब भी आप अभी तो 10th क्लास में, 10th स्टैंडर्ड में बहुत ही कम जाते हैं, लेकिन जब आप 5th 6th 7th स्टैंडर्ड में थे तो स्कूल में क्या होता था बच्चों, एक साइड में जो है कॉर्नर पर एक जो है रिंग, यानी कि आपका एक बेल रहता था बच्चों, घंटी रहता था। तो कोई भी बच्चा जाता था और जाकर के क्या करता था बच्चों, मड़िया से जो है उस पर मारता था बच्चों, यानी कि जितना घंटी हुई, मान लीजिए कि 3rd घंटी है अभी, तो 3 बार उस पर प्रहार करता था और पूरे स्कूल में उसका आवाज़ गूंजता था। क्यों गूंजता था बच्चों, क्योंकि वो एक धातु है, और धातु में किस प्रकार की ध्वनि होती है, धात्विक ध्वनि होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने स्कूल में देखा होगा अपने दैनिक जीवन में। इसमें भी एक स्पेशल सा अपवाद क्या है बच्चों, कि HG यानी कि हाइडर गायरम, यानी कि पारा में धातुई ध्वनि नहीं होती है। तो आपको यहाँ पर अपना सेंस लगाना पड़ेगा बच्चों, अपना माइंड थोड़ा सा लगाना पड़ेगा। क्यों इसमें धातुई ध्वनि नहीं होती है, क्योंकि पारा जो होती है, HG जो होती है, ये आपका द्रव होता है, यानी कि आपका लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो द्रव रहेगा, तो अगर पानी है बच्चों, पानी के समान ये कोई धातु है, उस पर पानी में प्रहार करते हैं, पानी पर मारिएगा, किसी भी स्टिक से, किसी भी मड़िया से, कुल्हाड़ी से, आवाज़ करेगा क्या, नहीं ना, क्योंकि वो क्या है, वहाँ पर द्रव है, उसके जो है आपका, उसके जो है आप मतलब कि कण जो है बहुत ही दूर दूर, मतलब कि खूब अच्छी तरह से बाउंडेड नहीं है, इस प्रकार से वहाँ पर किसी भी प्रकार की ध्वनि आपको सुनाई नहीं देगी। तो इसी प्रकार से धातु में भी एक पारा ऐसा धातु है जिसमें धातुई गुण नहीं पाया था, ठीक है। चले अगला है आपका द्रवणांक एवं क्वथनांक। ये आपका 7वां जो है आपका गुण है बच्चों, द्रवणांक एवं क्वथनांक। तो आपको स्पेशली रूप से सबसे पहले मैं ये समझा देता हूँ कि द्रवणांक और क्वथनांक होता क्या है। आपने पहले ही 9th क्लास में, 9th स्टैंडर्ड में इसको पढ़ा होगा बच्चों। तो द्रवणांक बोलते हैं जिस ताप पर कोई भी जो है तत्व, कोई भी पदार्थ किस में बदलना शुरू कर दे, द्रव अवस्था में बदलना शुरू कर दे, तो इसको बोलेंगे हम लोग द्रवणांक। जैसे एक बर्फ है, बर्फ का टुकड़ा है, हमने फ्रिज से बाहर निकाला और सामान्य टेम्परेचर, रूम के टेम्परेचर पर 25 डिग्री सेल्सियस पर उसने क्या किया, बर्फ से जो है आपका वाटर में बदलना शुरू हो गया। तो बर्फ क्या था, ये आपका सॉलिड था, यानी ठोस था, ठोस से किस में आ गया बच्चों, लिक्विड में आ गया। तो जिस ताप पर ये ठोस जो है, ये पदार्थ जो है आपका द्रव अवस्था में बदलना शुरू हुआ, इसी को हम लोग बोलेंगे द्रवणांक। अगर 25 डिग्री सेल्सियस पर हो रहा है तो 25 डिग्री वहाँ पर क्या हो जाएगा, द्रवणांक हो जाएगा। अगर 30 डिग्री
पर ये ठोस लिक्विड में बदल रहा है तो वो 30 डिग्री उसका क्या हो जाएगा, द्रवणांक हो जाएगा। द्रवणांक स्पेशली है क्या, एक टेम्परेचर है, एक मिनिमम ताप है जिसमें कोई भी पदार्थ द्रव अवस्था में बदलना शुरू हो जाता है। ठीक है, अगला है आपका क्वथनांक। क्वथनांक बोलते हैं बच्चों जिस ताप पर कोई पदार्थ गैस अवस्था में बदलना शुरू कर देता है। किसमें, गैस अवस्था में बदलना शुरू कर देता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्वथनांक। जैसे जैसे ही आप वाटर को लेंगे बच्चों, जल को लेंगे, तो जल को आप हीट करेंगे तो जैसे ही ये 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचता है तो ये किस में बदलना शुरू कर देता है, गैस में बदलना शुरू कर देता है। तो इस प्रकार से अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि वाटर का क्वथनांक कितना होता है, वाटर का जो है बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, तो बोलेंगे 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, याद रहेगा आपको, 100 डिग्री सेल्सियस पर जो वाटर जो है बच्चों आपका गैस बनना शुरू कर देता है। तो आई थिंक ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो ये गुण समझने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सभी धातुओं के द्रवणांक तथा क्वथनांक उच्च होते हैं, यानी कि सभी धातुओं के बच्चों जो धातुओं के द्रवणांक और क्वथनांक होते हैं उच्च होते हैं। तो आप आसानी से समझ जाएंगे द्रवणांक और क्वथनांक उच्च क्यों होते हैं, क्योंकि बच्चों यहाँ पर आप जानते होंगे धातु है, धातु हम लोगों ने पहले पढ़ लिया कि ये क्या होती है बच्चों, बहुत ही कठोर होती है। तो जब कठोर होती है तो यहाँ पर इसके जो है कण जो है बच्चों बहुत ही ज़्यादा बगल बगल में सटे हुए रहते हैं, है ना, बाउंडेड रहता है, बंधा हुआ रहता है। तो जब आप इसको हीट करेंगे ना, तो इस किसी भी धातु को हीट करके अगर द्रव में बदलना चाहते हैं तो बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर आपको देना पड़ेगा। अगर मान लीजिए लोहा है, एक धातु है बच्चों, अगर उसको आप द्रव अवस्था में लाने चाहते हैं तो क्या सिंपल 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री सेल्सियस देने से होगा क्या, नहीं ना। तो 1400 1500 डिग्री सेल्सियस देना पड़ेगा आपको, तब कंटिन्यू इतना डिग्री सेल्सियस पर जाकर के वो पिघलेगा बच्चों, क्योंकि वो स्पेशली धातु है, कोई छोटा यानी कि अधातु या कोई अदर नहीं है कि वो तुरंत ही पिघल जाएगा, द्रव अवस्था में बदल जाएगा, तो नहीं, यहाँ स्पेशली बहुत ही हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा। इसलिए धातु के द्रवणांक और क्वथनांक जो है बहुत ही उच्च होते हैं। अगर इसी लोहा को आपको द्रव से गैस बनाना है तो और टेम्परेचर देना पड़ेगा, 1400 की जगह 2200 डिग्री सेल्सियस देना पड़ेगा, तब वो जाके आपका जो है गैस बनेगा बच्चों। तो ये हो जाएगा आपका द्रवणांक और क्वथनांक से संबंधित बातें। सोडियम और पोटेशियम अपवाद है, यानी कि एक्सेप्शन है, क्योंकि ये निम्न ताप पर ही पिघल कर उबलने लगते हैं। ठीक है, तो एक बार आपका क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों कि जो है सोडियम धातु को किरोसिन में डुबाकर क्यों रखा जाता है। तो सोडियम धातु को किरोसिन में डुबाकर क्यों रखा जाता है, आई थिंक इसकी चर्चा मैंने जो है अम्ल और क्षार वाला में कर दिया था, लेकिन स्पेशली मैं एक बार वापस से बोल देता हूँ बच्चों, क्योंकि जो है सोडियम धातु को किरोसिन में डुबाया जाता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और स्पेशली 2014 में पूछा गया है। तो ये कई साल से, मतलब कि 2014 में ये पूछा गया था बच्चों आपका, तो हो सकता है कि ये दोबारा रिपीट हो जाए कि सोडियम धातु को किरोसिन में क्यों डुबाया जाता है या सोडियम धातु को चाकू से क्यों काटा जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग जानते हैं कि सोडियम धातु क्या होती है बच्चों, बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील होती है। तो सोडियम जो होता है धातु में बहुत ही अधिक क्रियाशील होता है। जैसे ही इसको खुला छोड़ देते हैं, वायु के संपर्क में आता है, तो ये वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ क्या कर लेता है बच्चों, ऑक्सीजन के साथ जो है रिएक्शन करके बहुत ही खतरनाक ध्वनि के साथ बहुत ही खतरनाक जो है विस्फोट करता है बच्चों। इस प्रकार से इसको हम लोग बचाने के लिए सोडियम को क्या कर देते हैं बच्चों, किरोसिन में डुबा देते हैं, क्योंकि किरोसिन में क्या होती है बच्चों, किरोसिन में आपका यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा उपस्थित नहीं रहती है, क्योंकि हम लोग जानते हैं किरोसिन कैसा है, हाइड्रोकार्बन है, कार्बन और हाइड्रोजन से ही बना हुआ है। तो कार्बन और हाइड्रोजन होगा तो वहाँ पर ऑक्सीजन होगा क्या, नहीं है, तो नहीं है, तो वहाँ पर क्या होगा बच्चों, जो है किरोसिन को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, इसलिए उसका रिएक्शन, उसका अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ नहीं हो पाएगा। ठीक है, स्पेशली इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान में रखेंगे बच्चों। और जिस समय हम लोग इस धातु और अधातु का जो है क्वेश्चन आंसर करेंगे लघु और दीर्घ का, तो उसमें हम स्पेशली इस क्वेश्चन को ज्वाइन कर देंगे बच्चों। ठीक है, टेंशन आप लोग को नहीं लेनी है। अब हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं जो है ये जो है सोडियम और पोटेशियम ये निम्न ताप पर ही क्या हो जाता है बच्चों, पिघल जाता है, ये अपवाद है। और हाइड्रोगायरम यानी कि Hg का जो क्वथनांक होता है बच्चों काफ़ी कम होता है। क्यों कम होता है बच्चों, क्योंकि ये द्रव अवस्था में रहता है। अब जो ऑलरेडी द्रव अवस्था में है, अब उसको अगर आपको क्या करना है, गैस अवस्था में ले आना है, तो गैस अवस्था में बदलने के लिए बहुत ही कम टेम्परेचर होगा बच्चों। ये अगर मान लीजिए लोहा है, लोहा क्या है बच्चों आपका ठोस अवस्था में, एक ठोस अवस्था की धातु को गैस में बदलना है तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए आपको, लेकिन वहीं पर आपका द्रव में है, Hg पारा जो होता है द्रव में ऑलरेडी। अब इसको अगर आप गैस में बदलने चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, बहुत ही लो टेम्परेचर देना पड़ेगा, इसलिए ये आपका सीधे गैस में बदल जाएगा। ठीक है, आइए अगला बात करते हैं। ये आपका 8वां प्रॉपर्टी है बच्चों आपका कठोरता यानी कि हार्डनेस। आप लोग जब भी किसी धातु को छूते हैं बच्चों तो आपको वो कठोर लगता होगा। जैसे हाथ में लेते हैं, मान लीजिए ये आपका एक लोहा का रड है,
अब इसको इस रड को ले लीजिए बच्चों, अगर 3 mm या 2 mm इस प्रकार से अगर होगा 5 mm का, तो हाथ में लेकर के बच्चों, mm होता है बच्चों मिलीमीटर, ठीक है, याद रखिएगा। आप लोग देखते होंगे बच्चों 5 mm का जो है लोहा है, टिन जो है 2 mm का है, प्लाई जो है इतना mm का है, तो ये आपका होता है बच्चों मिलीमीटर, याद रहेगा आपको। चलिए, तो यहाँ पर जो है आपका इस अगर लोहा को आप लेंगे, तो अगर हाथ से अगर इसको आपको टेढ़ा करने का प्रयास करेंगे बच्चों, तो नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि धातु में कठोरता का गुण पाया जाता है। इसके जो कण होते हैं बहुत ही ज़्यादा, इसके कणों के बीच जो है आंतर आणविक स्थान जो होता है बहुत ही कम होता है। यानी कि जो धातु के कण होते हैं बच्चों बहुत ही सटे सटे होते हैं, और इसके बीच जो अंतर आणविक स्थान जो होता है बच्चों बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो स्पेशली क्या दिया हुआ है, सभी धातुएं कठोर होती है क्योंकि इनके अंतर आणविक स्थान काफ़ी कम होते हैं। अंतर आणविक स्थान समझते हैं बच्चों, मान लीजिए ये कोई धातु है, ये कोई पदार्थ है, तो इस पदार्थ के कणों के बीच की दूरी को ही अंतर आणविक स्थान कहा जाता है। मान लीजिए ये बीच में ये स्थान हुआ, तो इसको बोलेंगे बच्चों अंतर आणविक स्थान, इसको बोलेंगे अंतर आणविक स्थान, ठीक है। ये सब हो जाएगा। अपवाद में जो एक्सेप्शन में जो है बच्चों आपका मरकरी है, ये क्योंकि द्रव अवस्था में पाया जाता है, इसलिए ये जो है आपका इसमें ये कठोर नहीं होती है, ठीक है। तो अपवाद में ज़्यादातर आपका कौन आ रहा है, बार बार आपका मरकरी आ रहा है, क्योंकि मरकरी का गुण जो है सारे तत्वों सारे धातुओं से अलग है, क्योंकि ये आपका लिक्विड फॉर्म में, ये एकलौता एक ऐसा धातु है जो आपका लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। तो मरकरी का उपयोग आप लोग जानते होंगे थर्मामीटर में किया जाता है बच्चों। पारा का जो उपयोग होता है बुखार मापने के लिए, जो आपका थर्मामीटर होता है बच्चों, उस यंत्र में किया जाता है ना। चलिए, ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में आपको याद रखना, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, ठीक है बच्चों। दुनिया में सबसे कठोर पदार्थ कौन है बच्चों, हीरा है। लेकिन ये कैसा है बच्चों, अधातु है, क्योंकि ये मैंने आपको पहले बताया था ये कार्बन का अपरूप है, और कार्बन एक अधातु है। तो कार्बन अधातु है, तो कार्बन का जो अपरूप होता है बच्चों डायमंड, हीरा, ये क्या है बच्चों, दुनिया का, विश्व का सबसे कठोर पदार्थ है, सबसे कठोर पदार्थ आपका हीरा है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में पहले पूछा गया है, ठीक है। तो इसको भी इंपॉर्टेंट आपको देना है। अगला और लास्ट आपका प्रॉपर्टी है बच्चों, उसके बाद हम लोग आज समाप्त कर देंगे। तो ये आपका है अवस्था है, यानी कि स्टेट्स, यानी कि किस किस अवस्था में आपका जो है धातु पाया जाता है, ठीक है बच्चों। तो धातु स्पेशली रूप से जो है बच्चों, सारे धातु जो होते हैं वो क्या होते हैं, सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, यानी कि आपका ठोस अवस्था में पाया जाता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है बच्चों आपका कि जितनी भी धातुएं हैं सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। अपवाद में केवल और केवल मरकरी, यानी कि Hg जो है आपका पारा, वो क्या है बच्चों आपका द्रव अवस्था में पाया जाता है। मैंने आपको बार बार इसका चर्चा करके बोल ही दिया, यही आपका बार बार में अपवाद में आएगा, क्योंकि इसका प्रॉपर्टी सारे धातुओं से साफ अलग है, ठीक है। जैसे स्पेशली सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, लिथियम, इन सबको चाकू से काटा जा सकता है। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है क्वेश्चन में बच्चों, मैं आपको डेट नहीं बता पाऊंगा, नहीं मालूम है एग्जैक्टली, लेकिन जो है कब पूछा गया है, लेकिन ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन बैंक उठा के देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि सोडियम धातु, पोटेशियम और लिथियम, इन तीनों धातुओं को चाकू से क्यों काटा जाता है। तो आपको वहाँ पर बोलना है बच्चों, क्योंकि इनके कणों का बीच का अंतर आणविक स्थान बहुत ही क्या होता है बच्चों, ज़्यादा, मतलब कि क्या होता है, थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और इसके कणों के बीच की जो अंतर आणविक बल जो होता है, कणों के बीच जो बल लगता है, फोर्स लगता है बच्चों, वो थोड़ा सा क्या होता है, इन लोग का कम होता है, इसलिए आसानी से जैसे चाकू से काटते हैं तो ये कट जाता है बच्चों, ठीक है। तो सोडियम, पोटेशियम, स्पेशली रूप से लिथियम, ये तीनों था, ठीक है बच्चों। तो आपका आज का सारा चीज़ ये सब समाप्त होता है बच्चों, और ये जो है आपका स्पेशली सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सब थोड़ा सा क्या होता है बच्चों, मुलायम होता है। तो आई थिंक आज का जो है सारा टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, स्पेशली रूप से धातु के सारे भौतिक गुण आपको समझ में आ गए होंगे। आपको अच्छी तरह से याद रखना है बच्चों, अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि धातुओं के 5 भौतिक गुणों के बारे में विस्तार से चर्चा कीजिए, अगर दीर्घ में क्वेश्चन आ जाएगा तो आप आई थिंक आप लोग अच्छी तरह से बना लेंगे, ठीक है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों कि धातु के 4 भौतिक गुणों को लिखें, तो आप आसानी से लिख देंगे भौतिक गुणों में स्पेशली रूप से क्या क्या दर्शा देंगे, तो उसका दिखा देंगे बच्चों। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये आपका एक यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को त्याग कर देता है। तन्यता के बारे में बता देंगे, आघातवर्ध्यता के बारे में बता देंगे, कठोरता के बारे में बता देंगे, विद्युत का सुचालक होता है, विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है, धातु स्पेशली रूप से ठोस अवस्था में पाया जाता है, धातुओं का द्रव्यमान एवं क्वथना क्या होते हैं बच्चों, उच्च होते हैं। इन सारे चीज़ों में से आपको 4 ही, जितना पूछेगा बच्चों आपको स्पेशली उतना ही आपको आंसर करनी है। कोई बच्चा क्या होता है पूछता है 2 3 4 लेकर के आ जाता है अपने मन से, इसलिए उसका नंबर क्या होता है बच्चों, कट जाता है, ठीक है। जिस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा उसी प्रकार से आपको आंसर करके आनी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।